Hi, this is Rahim Zulfikar Ali from Excel Basement, and this is the video part 3 for the professionals who want to refresh their Microsoft Excel course. So, this is the refresher course series by the Excel Basement, and this video is also significant for the CA AFC4 students in Introduction to Information Technology who will be appearing in December 2019 attempt or later on attempts in the year 2020. I'm recording this video in the Microsoft Office version 2016. If you have, if you're giving the paper in Excel 2010, that doesn't make really a big significant because most of the things are same in Excel 2016 and 2010, whereas the interface, some of the layouts and a few more functions have been added in the version. But overall in the book of the ICAP, it's not a major portion that has been changed to the previous study text and the latest study text. But where the changes have been made by the ICAP, I will definitely quote in my video later on. So let's get started. This video will be in bilingual English and Urdu so that the target audience, the CA students and the professionals who are living in the Pakistan can understand the concepts very easily in their mother language, which is the Urdu. ओके सो स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ द पार्ट 3 और आई होप कि आपने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस को अच्छी तरह से देख लिया होगा. आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं उसको डिस्कस करेंगे और मैं वन बाय वन फंडामेंटली आपको जो है इसके बारे में बताऊंगा. प्लस मैं आपको एक रिसोर्स पूल भी बता दूंगा जहां से आप मज़ीद फंक्शंस की डिटेल में, अगर आपको बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे और एक एक चीज़ को एलोबरेट करके देखना है या स्टडी करना है फॉर द एडिशनल नोट्स, तो उसका मैं एक आपको लिंक भी इस वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा. और लास्ट वीडियो सीरीज़ के अंदर भी मैंने एक रिसोर्स पूल शेयर किया था और इस तरह से मैं नेक्स्ट फॉरवर्ड वीडियोस के अंदर भी आपको बहुत अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सिर्फ इस वीडियो के अंदर ही मेरे से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लेंगे, बल्कि साथ ही साथ मैं आपको जो है वो एडिशनल लिंक्स प्रोवाइड करता रहूँगा ताकि आप एडिशनल चीज़ें या एग्जांपल्स को भी सीख सकें. सो स्टार्ट करते हैं. आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जिसमें मैथ्स के फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, जिसमें रेफरेंस फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, जिसमें से वी लुकअप बहुत मोस्ट कॉमन फंक्शन है, फिर काउंट इफ, सम इफ्स वगैरह के फंक्शंस मौजूद हैं, डेट एंड टाइम के फंक्शंस मौजूद हैं. सो सी ए एफ सी 4 के स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर नंबर 6 है स्टडी टेक्स्ट के मुताबिक, और जो प्रोफेशनल्स इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो है ये, क्योंकि ये रिफ्रेशर कोर्स है उनके लिए अगर वो कुछ फंक्शंस भूल चुके हैं. और यहाँ इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारे फंक्शंस को डिस्कस करेंगे जो वो अपने रोज़मर्रा की वर्क लाइफ रूटीन के अंदर अगर एक्सेल यूज़ करते हैं तो उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं और अपना काम आसान कर सकते हैं. तो स्टार्ट करता हूँ मैं कुछ मैथ्स के फंक्शन से. और सबसे पहला जो फंक्शन मैं जो आपको यहाँ पे टीच करूँगा दैट विल बी सम ऑफ द राउंडिंग फंक्शंस. ठीक है. तो मेरे पास एक नंबर मौजूद है विच इज़ इन सेल H2 दैट इज़ 12.3542 और हम देखेंगे कि राउंडिंग किस तरह से की जाती है नंबर्स की. एक होता है राउंड अप और दूसरा होता है राउंड डाउन. ठीक है. और एक सिंपल राउंड फंक्शन भी हमारे पास एक्सेल में मौजूद है. तो राउंड अप बेसिकली एक एग्जिस्टिंग नंबर को अपवर्ड्स लेके जाता है यानी इंक्रीज करता है, और वो डिपेंड करता है कि वो कितना इंक्रीज करेगा. ठीक है. क्योंकि पॉइंट के बाद वो 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है तो उसकी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस भी है. तो मैं आपके सामने सिंपली राउंड अप का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ. इक्वल्स टू राउंड अप ब्रैकेट ओपन. इसके दो आर्ग्यूमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं. फर्स्ट वन इज़ नंबर, जिसमें मुझे एक नंबर देना है इनको जो कि H2 में मौजूद है, और मैं नम डिजिट्स प्रोवाइड करूँगा कि जी मुझे डेसिमल के बाद कितने नंबर तक की राउंडिंग शो करनी है. फॉर एग्जांपल डेसिमल के बाद मुझे सिर्फ 1 डिजिट तक नज़र आना चाहिए. और राउंड अप का मतलब कि 12 पॉइंट समथिंग अबव आएगी वैल्यू, यानी इंक्रीज होगी वैल्यू. तो जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने 12.3542 को 12.4 में कन्वर्ट किया. और इसी के अपोजिट अगर हम राउंड डाउन फंक्शन अप्लाई करते हैं तो राउंड डाउन का फंक्शन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि वो नंबर को राउंड तो करेगा लेकिन डाउनवर्ड्स. तो अपने एग्जिस्टिंग नंबर से वो थोड़ा सा नंबर कम हो रहा होगा, डिपेंड के डेसिमल के बाद वो कौन सा डिजिट्स तक लेकर जाना है हमें.
तो अगेन इसके फर्स्ट आर्गुमेंट नंबर में हमने एक सेल को रेफर किया है जिसके अंदर एक ऑलरेडी नंबर मौजूद है, और हमने यहाँ पर 1 इसलिए कोड किया कि मैं डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक उस नंबर को देखना चाहता हूँ। तो इस राउंड डाउन ने क्या किया, 12.3 जो है वो मुझे नंबर ट्रांसफॉर्म करके दिया। सो आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आई होगी। और अगर इसी दोनों फंक्शंस को मैं, ठीक है जी, नेक्स्ट फंक्शन जो हमारे पास मौजूद है वो है सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन बेसिकली जो एग्जिस्टिंग नंबर है, जो एक्चुअल नंबर है, हम सीलिंग हम उस वक्त करते हैं जब हमें हमें एक्चुअल नंबर को इंक्रीज करना हो, बट वो किसी नंबर का सिग्निफिकेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करता हूँ, दैट इज सीलिंग। सबसे पहले हमने नंबर डिफाइन किया जो C4 में मौजूद है, और फिर हम बता रहे हैं कि ये नंबर इतना इंक्रीज हो कि वो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर की वैल्यू के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाए। यानी 10 से ये नंबर इंक्रीज होगा, और अगर 3 के टेबल में ये नंबर आता है, ठीक है, 3 का सिग्निफिकेंट नंबर बनता है, तो डेफिनेटली 12 मुझे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर 36 जो एक्चुअल नंबर है उसको अपवर्ड्स लेकर जाना है और हमें ऐसा बनाना है कि वो 7 का सिग्निफिकेंट नंबर बन जाए, तो डेफिनेटली मेरे पास 42 आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड नंबर मेरे पास है 610, 610, ठीक है, एंड आई वांट टू मेक इट upwards by using ceiling functions which will do the round up scenario, and I want to make 610 into the significant of 100 value, hundreds value में। so definitely number increase होगा, और 610 के बाद अगर मैं 100 का significant number बनाऊंगा तो that will be 700। और अभी इसी के अपोजिट, यानी सीलिंग के बिल्कुल अपोजिट जो हमारे पास फंक्शन होता है वो फ्लोर का फंक्शन होता है, जो नंबर्स को राउंड डाउन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो इक्वल्स टू फ्लोर, नंबर आपने डिफाइन कर दिया और उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि इस मर्तबा नंबर्स की राउंडिंग हो रही है, क्योंकि फ्लोर हम यूज कर रहे हैं तो राउंड डाउन होगा और डेफिनेटली वो किसी नंबर का सिग्निफिकेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। देन वी हैव अ सिंपल राउंड फंक्शन, और यहाँ पर मैंने राउंड फंक्शन के लिए कुछ नंबर्स को लिख कर रखा है ताकि मैं आपको इसके डिफरेंट रिजल्ट्स दिखा सकूं। सो लेट्स से हम सिंपली एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड राउंड, के नंबर को आपने राउंड करना है। नंबर मेरे पास C18 में मौजूद है, और नम डिजिट्स का मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद आपको कितने नंबर्स तक की वैल्यूज़ में इसको राउंड करवाना है। तो मैंने कहा डॉट के बाद वन सिग्निफिकेंट वन वैल्यू, सो उसने 5.7845 को 5.8 में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली अगर 2 डिजिट्स तक देखना है या 3 डिजिट्स तक देखना है तो आप इसी तरह से इस फंक्शन में नम डिजिट्स के अंदर या तो 2 प्रोवाइड करेंगे या 3 प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक वैल्यू है 985.8 और मुझे डेसिमल के बाद कोई डिजिट्स नहीं करना, सिंपली टोटल नंबर को राउंड कर देना है, तो नम डिजिट्स के अंदर हम 0 लिखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 985.8 से ये 986 में कन्वर्ट हो गया। इसके साथ साथ आपके पास नम डिजिट्स के अंदर आप -1, -2 और -3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप -1 का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग नंबर होता है वो राउंड हो जाता है, लेकिन वो 10 का मल्टीपल बन जाता है, यानी वो उसकी राउंडिंग जो है वो टेंस में हो जाती है। अगर आपके पास एक नंबर है और अगर आप -2 नम डिजिट्स में प्रोवाइड करते हैं तो वो 100 का राउंड नंबर बन जाएगा, और -3 से वो 1000 का राउंड नंबर बन जाएगा। तो मैं आपको यहाँ शो करता हूँ, इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट ओपन, नंबर डिफाइन किया और नम डिजिट्स में हमने माइनस वैल्यू ले ली। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 985 में जब हम -1 नम डिजिट्स में ऐड करेंगे तो वो राउंड तो हो जाएगा, लेकिन वो टेंस वाली राउंडिंग हो जाएगी उस नंबर के साथ। ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर -2 एंड -3 हंड्रेड्स और थाउजेंड की राउंडिंग में वो नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। Then we have two more functions which are included in the study text. एक है int और दूसरा है trunc। ये दोनों functions basically नंबर के बाद, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं, ठीक है, उनको ज़ीरो कर देता है। ठीक है, यानी अगर हमें हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स हैं, चाहे वो 0.5 से कम हो या 0.5 से ज़्यादा हो, डजेंट मैटर, लेकिन वो उसको ज़ीरो कर देगा, यानी रिमूव कर देगा। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखाने के लिए दो नंबर्स लिखे हैं, जो एक 0.5 से कम है, दूसरा 0.5 से ज़्यादा है,
दोनों पॉजिटिव में भी और दोनों नेगेटिव में भी, ताकि आपको एक क्लियर डिफरेंशिएट मिल सके। ठीक है, सो इक्वल्स टू आई एन टी ब्रैकेट ओपन नंबर, जो सेल रेफरेंस है H19 मेरे केस में, तो आप देख सकते हैं 17.15 को इसने 17.00 कर दिया। इसी तरह से अगर 17.95 है, स्टिल इसने 17.00 कर दिया। और अगर ये दोनों नंबर्स नेगेटिव में, तो डेसिमल के बाद स्टिल 00 है, लेकिन इसने राउंडिंग की है नंबर्स की। ठीक है, चाहे वो 0.5 से यहाँ कम हो या 0.5 से ज़्यादा हो, लेकिन इसने डेसिमल के बाद 0 तो कर दिया बट राउंड किया। ट्रंक के फंक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता। अब आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव नंबर्स हैं, 0.5 से कम भी है, 0.5 से ज़्यादा भी हैं। लेकिन जो भी सिनेरियो होता है ट्रंक के केस में, तो पॉइंट के बाद जितने डेसिमल्स हैं, जितने डिजिट्स हैं, ठीक है, पॉइंट डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं बेसिकली वो ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये कुछ बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस जो भी मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। डेफिनेटली प्रैक्टिकली जब आप इसको यूज़ करेंगे तो डिफरेंट सिचुएशंस के साथ आप इसको मैनिपुलेट करके अपने नंबर्स को जनरेट करते हैं। अब मैं आपको एक रिसोर्स पूल बताता हूँ कि एक्सेल का कोई भी फंक्शन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है और आपको ये जानना है कि वो एक्सेल का फंक्शन किस एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट डिपार्टमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपको वो चीज़ जाननी है तो सबसे बेस्ट वेबसाइट मौजूद है exceljet.net। ठीक है, तो www.exceljet.net की वेबसाइट को आप ओपन करेंगे, आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा और ऊपर जो डिफरेंट बटन्स बने हुए होंगे उसमें एक हाइपरलिंक होगा फंक्शंस के नाम से। जब आप उस फंक्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी एक्सेल के फंक्शंस मौजूद हैं वो आ जाएंगे, और जिस भी फंक्शन की डिटेल्स आपको जाननी है तो आप उस फंक्शन पे क्लिक करेंगे, वो फंक्शन का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा and you can access all the detailed notes and examples related to that function, और आप इसको बहुत अच्छे से डिटेल में एडवांस लेवल पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर एक रिसोर्स पूल भी बता दिया, आई होप आप इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम, एक और फंक्शन हमारे पास मौजूद है दैट इज कॉल्ड सब टोटल फंक्शन, और सब टोटल फंक्शन को मैं सिंपली इस्तेमाल करना आपको सिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे AFC1 के तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स का टोटल करना है, सो क्विक सम करने के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट की होती है ऑल्ट इक्वल्स टू। तो जैसे ही मैं ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट सम का फंक्शन अबव रेंज यानी अबव एरे को कॉल करता है और मुझे उसको सेलेक्ट करके दे देता है, और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास एक क्विक सम आ जाता है। और इसी तरह से अगर मुझे राइट साइड पे रिजल्ट चाहिए तो मैंने रेंज को सेलेक्ट किया, कंट्रोल आर की प्रेस की मैंने, और इस तरह से मेरे पास रिजल्ट्स पॉपुलेट हो गए। अब सम के फंक्शन में मसला ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नूर और राहील ये दो स्टूडेंट्स की रॉस के डेटा को हाइड कर देता हूँ तो स्टिल मेरे पास नंबर्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं टोटल्स के अंदर, क्योंकि सम फंक्शन के अंदर मसला ये है कि वो हिडन रॉस के डेटा को भी इंक्लूड करता है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस रिपोर्ट का प्रिंट निकालूंगा तो लॉजिकली ये टोटल गलत होंगे, क्योंकि वो जो दो स्टूडेंट्स है वो हिडन है, जिससे इनके नंबर्स की कैलकुलेशन चेंज हो जानी चाहिए। यानी सम का फंक्शन के अंदर लिमिटेशन ये है कि वो हिडन रॉस के डेटा को इंक्लूड करता है, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो जब कभी भी हमें हिडन रॉस के डेटा को एक्सक्लूड करना होता है तो हम सम का फंक्शन नहीं यूज़ करते, बल्कि हम सब टोटल यूज़ करते हैं। सो इक्वल्स टू सब टोटल 109। ठीक है, अब मैं 109 क्यों यूज़ कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर लिस्ट में 109 जो है वो सम के साथ यूज़ हो रहा है, यानी 109 पे जो कैलकुलेशन सब टोटल परफॉर्म करेगा दैट विल बी सम। और 109 का मतलब ये कि जब मैं इस लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में से किसी को भी हाइड करूंगा तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पर एक सम जो है ना 9 के साथ भी मौजूद है, इसका मतलब ये कि हिडन को इंक्लूड करना। ठीक है, नॉर्मल 9 पे सम का मतलब है कि हिडन रॉस के डेटा को इंक्लूड करना, और 109 पे जो सम लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि हिडन रॉस के डेटा को एक्सक्लूड करना। तो हमें हिडन रॉस के डेटा को एक्सक्लूड करना है तो हमने 109 का इस्तेमाल करना है। फिर
रेंज सेलेक्ट कर ली हमने और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और फिर फंक्शन जो भी फॉर्मूला आपका है आपने उसको राइटवर्ड्स कॉपी पेस्ट कर दिया। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं दो या दो से ज़्यादा कोई भी स्टूडेंट्स को हाइड करता हूँ तो आपका टोटल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है ना। इसी तरह से एक और स्टूडेंट को मैं हाइड कर दूँ फॉर एग्जांपल, तो आपका टोटल चेंज हो गया, और जैसे ही मैं इसको अनहाइड करूँगा सो अगेन आपका टोटल चेंज हो गया। तो ये डायनामिकली हिडन रॉस के डेटा को सब टोटल एक्सक्लूड कर सकता है, लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ हिडन रॉस के डेटा को एक्सक्लूड करता है। हिडन कॉलम्स के डेटा का अगर हम टोटल निकालेंगे तो वो एक्सक्लूड नहीं होगा, क्योंकि सब टोटल जब बनाया गया है तो वो हिडन रॉस के ऊपर काम करता है, हिडन कॉलम्स पे काम नहीं करता। ठीक है, ओके जी। फिर हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, कुछ डेट एंड टाइम से रिलेटेड कुछ फंक्शंस मौजूद हैं। लेट्स से कि आज जो डेट है वो मेरे सिस्टम पे 15 नवंबर 2019 है, और डेट्स जो होती हैं वो बेसिकली बैकएंड पे नंबर्स होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रूफ दे देता हूँ। लेट्स से कि हम इस सेल में आज की डेट कैलकुलेट करते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, ये मेरे पास आज की डेट है। अच्छा, डेट जो है वो मेरे सेल के राइट साइड पे होती है। अगर आप देखें तो मेरे सेल के राइट साइड पे डेट आ रही है, इसका मतलब जो नंबर्स होते हैं बेसिकली एक्सेल में वो राइट साइड पे होते हैं, और जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट साइड पर होता है। तो डेट्स भी बेसिकली नंबर्स हैं। एक्सेल के अंदर जो सबसे पहली डेट जो स्टार्ट होती है वो होती है 1 जनवरी 1900 से। ठीक है जी, और अगर इस डेट के बैकएंड पे हम ये देखना चाहें कि इसको क्या नंबर एलोकेट हुआ है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करूंगा, इसके बाद इसको कर दूंगा जनरल। ठीक है, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ नंबर के ग्रुप में, इसको डेट डेट की बजाय मैं जनरल पे क्लिक कर दूँ। तो इसका मतलब एक्सेल के अंदर जो 1 जनवरी 1900 है उसके बैक एंड पे जो उसको नंबर एलोकेट किया गया वो है 1। तो इसका मतलब जो आज की डेट है उसका भी एक नंबर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, डेट के फॉर्मेट की जगह जर्नल पे क्लिक कर देता हूँ। इसका मतलब आज की डेट जो बैकएंड पे एज अ नंबर है वो है 43,784। ठीक है, और अगर मैं इसी डेट को लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँ, ठीक है जी, तो मेरे पास लिखा हो रहा है कि फ्राइडे नवंबर 15 2019। अब एक्सेल के अंदर एक फंक्शन है विच इज़ कॉल्ड लेंथ फंक्शन, जो सेल की टोटल लेंथ फाइंड आउट करके आपको एक वैल्यू रिटर्न करता है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा रहीम जुल्फ़िकार अली, और मुझे ये पता करना है कि जी इस सेल के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग अल्फ़ाबेट्स, स्पेसेस, स्पेशल कैरेक्टर्स और द नंबर्स व्हाटएवर विल बी अवेलेबल इन द सेल, तो लेन के फंक्शन को इस्तेमाल करने से वो मुझे एक वैल्यू रिटर्न करता है कि जी इस सेल के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स मौजूद हैं। जब मैं इस डेट के टोटल कैरेक्टर्स की लेंथ निकालता हूँ तो मेरे पास जो उसकी लेंथ कैलकुलेट होती है वो है 5। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जी सर इस सेल के अंदर तो बहुत सारे कैरेक्टर्स मौजूद हैं, तो ये 5 क्यों रिटर्न कर रहा है? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि जो डेट होती है, जो आपकी डेट होती है वो बेसिकली बैकएंड पे 5 डिजिट्स नंबर ही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस डेट को एज अ जर्नल की कैटेगरी में ट्रांसफॉर्म कर दूं तो आप देख रहे हैं ये जो डेट है ये बेसिकली बैकएंड पे नंबर है, और ये एक ऐसा नंबर है जिसकी लेंथ 5 है। ठीक है, तो जिस सेंचुरी में इस वक्त हम काम कर रहे हैं, जिस सेंचुरी में हम एग्जिस्ट करते हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं आई कैप का, या अगर हम प्रैक्टिकली एज अ प्रोफेशनल बात करूं, तो जो डेट्स बेसिकली बैकएंड पे एक नंबर होता है जिसकी लेंथ इस वक्त 5 है। अनटिल अनलेस कि हम 100 200 300 साल आगे की बात करें और जो जिससे उसकी लेंथ चेंज हो जाए, लेकिन पर्टिकुलरली अभी हम इस प्रेजेंट सिनेरियो में जब काम कर रहे हैं तो हमें ये अभी ध्यान में रखना है कि चाहे आप सेल के अंदर शॉर्ट डेट को देखें या लॉन्ग डेट्स को देखें, लेंथ जो है वो इस वक्त 5 है। ठीक है, और आज की डेट और कल की डेट में डेफिनेटली आज की डेट भी एक नंबर है, कल की डेट भी एक नंबर है, तो इन दोनों में जो फ़र्क होता है वो इंक्रीमेंटल ऑफ 1 का होता है। सो फॉर इंस्टेंस कि अगर आज की डेट का नंबर है 43,784, तो कल की जो डेट होगी वो होगी 43,785। ठीक है जी, तो ये था इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो मैंने आपको बताया है।
अब आ जाते हैं यहाँ पर अगेन हमारे डेट एंड टाइम फंक्शंस की तरफ। तो इसमें अगर आप देखें, जब आपको टुडे का फंक्शन जब आप लिखते हैं इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो आपको सिस्टम जो है वो एक वैल्यू रिटर्न करता है, वो दैट इज़ द डेट जो आपके सिस्टम पे आपने सेट करके रखी होती है। इसी तरह से अगर आपको एक वीक पहले की डेट चाहिए, आपको पिछले हफ्ते जाना है, आज से एक हफ्ते बैकवर्ड्स मूव होना है, तो आप क्या करते हैं, आपको ये पता है कि ये जो डेट है, जो आज की जो डेट है, वो एक नंबर है, उसमें अगर आप -7 करेंगे तो आपको एक वीक पहले की डेट मिल जाएगी। और अगर आप करंट डेट में +7 कर देंगे तो आपको एक हफ्ते फ्यूचर की डेट मिल जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एक और फंक्शन है विच इज़ कॉल्ड नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन की खुसूसियत ये है कि वो करंट डेट के साथ जो सिस्टम पे करंट टाइम होता है वो भी रिटर्न करता है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली नाउ का जो फंक्शन है और जो टुडे का फंक्शन है, ये दोनों फंक्शंस और इसके अलावा भी कुछ और फंक्शंस होते हैं, दे आर कॉल्ड वॉलेटाइल फंक्शंस। वॉलेटाइल फंक्शंस इसीलिए इसे कहा गया है कि जब आप अपने सिस्टम पे टुडे और नाउ के फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं और इसको सेव करते हैं इस वर्कबुक को, और जब आप कुछ टाइम पीरियड के बाद या कुछ दिनों के बाद इसको ओपन करेंगे तो डेट और टाइम चेंज हो चुका होगा। तो आपके सिस्टम के बिहेवियर से अगर आपकी एक्सेल की स्प्रेडशीट पे कुछ चीज़ों का चेंज आ जाता है, रिजल्ट्स का चेंज आ जाता है, वो फंक्शंस वॉलेटाइल फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक और फंक्शन है जिस जो कहलाता है वीक डे का फंक्शन। ठीक है, जैसे आपको मालूम है कि हफ्ते में 7 दिन होता है, सही है, और हमें ये पता करना हो कि इस आज जो है वो वीक का कौन सा डे है, तो हम वीक डे का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके कुछ डिफरेंट टाइप्स भी हैं। टाइप से क्या मुराद है कि समटाइम्स कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पे वीक डे मंडे से स्टार्ट नहीं होता बल्कि संडे से स्टार्ट होता है, या हो सकता है कोई और डे हो। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो वेरएज़ द फर्स्ट डे ऑफ आवर वीक स्टार्ट्स फ्रॉम द मंडे। जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यूनिवर्सिटी लाइफ है, स्कूल्स है, बिजनेस है, तो हम हफ्ते का जो पहला दिन रखते हैं वो बेसिकली मंडे को अज्यूम करते हैं और वही हमारे यहाँ पे ट्रेंड है। तो हमारे लिए हफ्ते का जो पहला दिन है, वीक का जो पहला दिन है, दैट इज़ मंडे, जिसे हम 1 कहते हैं। फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फिर हमारा जो वीक एंड होता है वो होता है संडे को, जिसे हम हफ्ते का 7वां दिन कहते हैं। लेकिन कुछ ममालिक में इसका अपोजिट है, तो इसीलिए एक्सेल के अंदर फंक्शन, वीक डे के फंक्शन के अंदर डिफरेंट टाइप्स रखी गई हैं ताकि हर कंट्री या हर रीजनल सेटिंग्स के हिसाब से बिजनेसेस इसको इस्तेमाल कर सकें और अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकें। तो सिंपली मैं आपको वीक डे को अप्लाई करना बताता हूँ। इक्वल्स टू वीक डे, सबसे पहले ये कह रहा है कि सीरियल नंबर विच इज़ द डेट, जो मेरे पास B4 में मौजूद है, और फिर हमारे पास है रिटर्न टाइप। तो आप देख सकते हैं आपके पास एक लिस्ट ओपन हो गई है जिसमें मुख्तलिफ रिटर्न टाइप्स आपको नज़र आ रही हैं। फॉर एग्जांपल रिटर्न टाइप 1 के अंदर अगर वीक डे संडे से स्टार्ट हो रहा है और सैटरडे तक है तो आप 1 इस्तेमाल करेंगे। अगर वीकडे आपका मंडे से स्टार्ट हो रहा है और संडे को ख़त्म हो रहा है तो आप 1 की जगह यहाँ पे 2 इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, सो डिपेंड करता है और अकॉर्डिंगली टू दैट टाइप आपके पास वीक का नंबर जनरेट हो जाता है। ठीक है जी। सो दिस इज़ हाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीक डेज, सही है, जिसमें आप इसको इस्तेमाल करते हैं। और वीक डे बेसिकली वीक का नंबर आपको रिटर्न करेगा कि इस वक्त आप करंटली हफ्ते के कौन से दिन पर स्टैंड करते हैं, सही है। इसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शन मौजूद है, दैट इज़ दी वीक नंबर। वीक नंबर, ठीक है, वीक नंबर बेसिकली ये रिटर्न करता है कि जी इस वक्त साल का कौन सा हफ्ता करंटली हम जिस पर मौजूद हैं वो नंबर हमें रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जी हर महीने, एक महीने के अंदर 4 हफ्ते होते हैं, ठीक है। इन एवरी मंथ वी हैव 4 वीक्स, तो अगर हर महीने 4 हफ्ते होते हैं तो साल में हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट विल बी 48। मतलब ये एक अजम्पशन है, लेकिन टेक्निकली 48 से ज़्यादा ही होते हैं, समटाइम्स 52 होते हैं, 53 भी होते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि वो 31 डेज़ का कॉन्सेप्ट है। फिर लीप ईयर भी है 29 फरवरी, ठीक है जी।
तो बेसिकली ये वीक नंबर ये हमें बताता है कि इस वक्त हम साल के कौन से वीक में मौजूद है। तो फॉर एग्जांपल 1 जनवरी से 7 जनवरी तक वो बोलेगा वीक 1, 8 जनवरी से 14 जनवरी तक वो कहेगा वीक 2, एंड सिमिलरली ये इंक्रीमेंट होता जाता है हर हफ्ते। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आज की डेट पर ये निकालना चाहूँ कि मैं कौन से वीक पर मौजूद हूँ, तो मैं यूज़ करता हूँ वीक नम सीरियल नंबर। रिटर्न टाइप में भी अगेन आपके पास डिफरेंट टाइप्स मौजूद हैं, जिसमें 1 2 11 12 डिफरेंट टाइप्स मौजूद है अकॉर्डिंग टू द रीजनल सेटिंग्स के वो साल कौन से दिन से स्टार्ट हुआ है। लेकिन हम इसको स्किप करते हैं और सिंपली हम ये निकालना चाहते हैं स्टैंडर्ड कि जी हम इस वक्त साल के कौन से हफ्ते में मौजूद हैं। ठीक है जी। तो मेरे पास एक वैल्यू रिटर्न हो रही है दैट इज़ 46, यानी ये इस ईयर का 2019 यानी 15 नवंबर 2019 इज़ द 46th वीक ऑफ दिस ईयर। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर एक डेट इंसर्ट करूँ विच विल बी 31 दिसंबर 2019, तो मुझे ये पता चलेगा कि इस साल का जो आखिरी हफ्ता है, आखिरी वीक है, वो कौन सा होगा, एंड दैट विल बी द 53rd वीक ऑफ दिस ईयर। और अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 18 जनवरी 2019 की डेट लिखता हूँ, तो ये साल का कौन सा वीक होगा, दैट विल बी द 3rd वीक ऑफ दिस ईयर। ठीक है। सो आई होप आपको एक आइडिया हो गया होगा कि वीक नंबर हम किस सिनेरियोज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव some of the counting functions which are also a part of chapter number 6, as well as practically काफ़ी प्रोफेशनल्स इसको इस्तेमाल करते हैं डे इन डे आउट डिफरेंट कस्टमाइज रिपोर्ट्स के अंदर। तो मैं आपको इसका एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। तो अब हम काउंट के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले नॉर्मल काउंट का फंक्शन है जो एक एरे या एक रेंज की काउंटिंग करता है और उसमें जितने सेल्स जिसमें नंबर्स मौजूद होते हैं उसकी वैल्यू रिटर्न करता है कि कितने सेल्स हैं जिसमें वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है ना। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ काउंट का फंक्शन और मैं इसमें एक छोटा सा एक एरे डिफाइन कर रहा हूँ, एक रेंज डिफाइन कर रहा हूँ जो A3 से A7 तक की है। ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। तो जो वैल्यू मुझे काउंट रिटर्न कर रहा है दैट इज़ 3। इसका मतलब ये है कि जो रेंज मैंने सेलेक्ट की है उसमें जो ऐसे सेल्स हैं जिसमें नंबर्स हैं उसका टोटल काउंट इसने मुझे रिटर्न किया। नेक्स्ट वी हैव अ फंक्शन विच इज़ कॉल्ड काउंट ए दैट will count cells containing text, numbers, boolean values, errors, zero, numbers, positive or negative. But count A does not count cells which are blank. ठीक है। तो वो तमाम सेल्स को काउंट करेगा जिसमें कुछ ना कुछ ज़रूर मौजूद है बट वो ब्लैंक सेल्स को स्किप करता है। और इसी तरह से हमारे पास एक फंक्शन है विच इज़ कॉल्ड काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक सिर्फ और सिर्फ रेंज के अंदर ब्लैंक सेल्स को ही काउंट करता है। अगर हमें टोटल सेल्स की काउंटिंग पता करनी है सो वी कैन ऐड काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक टुगेदर। कैसे? इक्वल्स टू काउंट ए जिसमें हमने एक रेंज को सेलेक्ट किया, देन वी आई विल ऐड प्लस साइन एंड देन काउंट ब्लैंक फंक्शन। ठीक है। जो कि मुझे एक अल्टीमेट वैल्यू रिटर्न करेगा दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज। सही है। फिर हमारे पास एक डेटाबेस है और अगर इसमें हमें काउंटिंग अप्लाई करनी है लेकिन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, तो उस वक्त हम काउंट इफ या काउंट इफ्स को इस्तेमाल करते हैं। काउंट इफ हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास सिंगल कंडीशन हो, और काउंट इफ्स हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं यूज़ करते हैं व्हेन वी हैव मोर देन टू और मोर देन टू situations or the criterias. ठीक है। We can also use count ifs when we have a single criteria as well. But count if में we can just add one scenario, one example or one criteria. तो इस वक्त मेरे पास जो सवाल है that is count of sales over 100. मुझे वो सेल्स की काउंटिंग करनी है जो 100 से above है। So I will write equals to count if. The first function argument is the range. So I will select range which consists of the sales numbers, and in the criteria I will quote with the inverted commas sales which are
greater than 100. So I have only one sale which is greater than 100. Next we have count of sales by Rahim. So equals to count if, again we have a single criteria. Okay. And this time we will be selecting the range of sales representatives where we have the names of different salesperson, and within this range we need to find out the Rahim, that how many sales have been uh, done by the Rahim. So there are two sales, and last is the how count of sales in KI. ठीक है कि कितनी ऐसी सेल्स जो KI के रीजन में हुई हैं. अगेन वी हैव अ सिंगल क्राइटेरिया. ठीक है, और हम इस मरतबा स्टेट की रेंज को सेलेक्ट करेंगे एंड देन वी विल put the criteria in inverted commas. ठीक है जी. So based on certain criteria, if on a single criteria we can use COUNTIF, or there are multiple, two or more than two, we can use the COUNTIFs as well. So let me give you one more example for this, for the plural criterias, more than one criterias. For example, in this spreadsheet you can see there are 5 columns: month, salesman, region, product and net sales, and we need to calculate for example total number of sales, transaction of sales which are done by the Lawrence in the region of West. And particularly I will also apply the sum if function, that I need to know how much net sales have been done by the Lawrence in the region West. ठीक है, तो हम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ काउंट इफ्स, क्योंकि एक से ज़्यादा क्राइटेरिया है. कैसे पता चल रहा है कि एक सेल्स पर्सन है लॉरेंस, उसने वेस्ट के रीजन में कितनी सेल्स की हैं, कितनी नंबर ऑफ सेल्स की हैं. तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ दो क्राइटेरियाज हैं, तो जब हमारे पास दो क्राइटेरियाज हैं, एक से ज़्यादा हो गया तो हम काउंट इफ्स का इस्तेमाल करेंगे. और अगर हमें इस तरह से पता करना हो कि नेट सेल्स कितनी हुई है, टोटल सम पता चलता है मुझे स्पेसिफिक टू द क्राइटेरिया विच हैव बीन डन बाय द लॉरेंस इन द रीजन वेस्ट, तो फिर हम सम इफ्स का इस्तेमाल करेंगे. तो मैं दोनों फंक्शंस को यहाँ एग्जीक्यूट करता हूँ आपके सामने. सबसे पहले हम काउंट इफ्स को इस्तेमाल करेंगे. इक्वल्स टू काउंट इफ्स. फर्स्ट वी नीड टू define the range of the criteria 1. So the criteria 1 column is the salesman column. So मैंने starting से लेकर ending तक control shift down arrow की को press किया ताकि ये पूरी adjacent range जो है वो select हो जाए. ठीक है, I will come up again to this function. फिर इसके बाद criteria 1. अब आप इस range में से किस criteria को देखना चाहते हैं? That is the Lawrence. Because it's a word, it's a text, so we will put the inverted commas. देन क्राइटेरिया रेंज 2. अब हमें रीजन के कॉलम को सेलेक्ट करना है. कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से इसको सेलेक्ट किया. वी विल गो अगेन टू द फंक्शन, और अब इस रीजन की रेंज में आप किस रीजन को देख रहे हैं, विच इज द वेस्ट. So there are total 90 transactions have been done by the Lawrence in the region West to generate the sales. But how many sales have been generated through this 90 transactions? We will apply sum ifs function. ठीक है, तो सम इफ्स फंक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ है. इसमें एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट ऐड हो जाता है, दैट इज द सम रेंज. ठीक है, यानी ऐसी रेंज बताओ जिससे आपका टोटल एक्सट्रैक्ट हो गया है, टोटल एग्रीगेट हो गया है. सो दैट इज द नेट सेल्स. सो हम सबसे पहले नेट सेल्स कॉलम को इसमें सेलेक्ट करते हैं, या ऐसा कॉलम जिसके अंदर नंबर्स हैं, जिसकी एग्रीगेशन कैलकुलेट हो सके, दैट इज इन सम इफ्स. फिर हम रेंजेस को सेलेक्ट करते हैं एज सिमिलर वी हैव डन जस्ट फ्यू सेकंड्स अगो इन द काउंट इफ्स. तो यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 1 में हम सेलेक्ट करेंगे सेल्समैन वाली, सेल्समैन का कॉलम, उसमें हमने देखना है लॉरेंस. फिर इसके बाद क्योंकि हमारे पास एक और क्राइटेरिया मौजूद है, सो वी विल गो टू क्राइटेरिया रेंज 2, दैट इज द रीजन कॉलम. अगेन हमने रीजन के कॉलम को सेलेक्ट किया और हमने लिख दिया कि उस रीजन के अंदर हम वेस्ट के रीजन को देखना चाहते हैं. सो दिस विल हाउ वी विल एग्जीक्यूट द सम इज फंक्शन, और वो रिटर्न कर रहा है 137654 की वैल्यू कि जी लॉरेंस ने वेस्ट के रीजन में टोटल 90 ट्रांजेक्शन्स की, और उनका जो टोटल है उन 90 ट्रांजेक्शन्स का जो टोटल है नेट सेल्स वो है 137654 का. सो दिस इज हाउ सम इफ्स एंड काउंट इफ्स यूटिलाइज व्हेन वी हैव मोर देन वन क्राइटेरिया and we need to aggregate the number. So there are kind of functions in which we have to define the criteria, that is for some aggregations, so that are count ifs, sum ifs, average ifs. ठीक है, okay जी. So next we will be moving forward to one more interesting topic, that is called the VLOOKUP, and I will tell you the
fundamentals of VLOOKUP in this video number 3, but in the next part, which is the part 4 of this refresher course series of Excel and for the CS students, I will tell you the advanced scenarios and some interesting scenarios in the part 4. Okay, so in the part 3 we will be putting this topic to the fundamental to basic to intermediate level. ठीक है जी. So the lookup function is basically called a reference function, और इसके दो सब functions होते हैं. The first one is the VLOOKUP and the second one is the HLOOKUP. So V stands for the vertical and H stands for the horizontal. ठीक है. And it's very important that जब हम VLOOKUP या HLOOKUP apply करें, so how our array is being set, यानी जो हमारी range है वो adjacent है या non adjacent है. और मैंने adjacent और non adjacent की example वीडियो नंबर 1 में दी है, पार्ट 1 में दी है. एडजेसेंट का जो सिनोनिम है वो कंटीजियस भी है, और नॉन एडजेसेंट का सिनोनिम डेफिनेटली नॉन कंटीजियस है. तो ICAP के एग्जाम्स में समटाइम्स दे यूज द टर्म एडजेसेंट और द कंटीजियस. ठीक है, दोनों का मतलब सेम है. और अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको देखना हो, उसकी एग्जांपल देखनी हो, तो आई विल रेफर अगेन टू द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो सीरीज. अच्छा जी, VLOOKUP हम कब यूज करते हैं या HLOOKUP हम कब यूज करते हैं? बेसिकली वी हैव वन बेस वैल्यू, और उस बेस वैल्यू के अगेंस्ट हमें एक डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए होता है जो डेटाबेस में किसी पोजीशन पे मौजूद होता है. लेकिन हमें ये नहीं पता होता, हम मैन्युअली अंदाज़ा नहीं लगा सकते एक लार्ज डेटाबेस पे कि वो वैल्यू किस पोजीशन पे होगी, और हमें VLOOKUP जो है वो आसान और जल्दी कम टाइम के अंदर वो रिजल्ट फेच करके देता है. ठीक है, जब मैं पार्ट 4 वीडियो पब्लिश करूँगा इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद, तो मैं उसमें आपको सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी बताऊंगा कि VLOOKUP की लिमिटेशंस क्या हैं. ठीक है, उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है प्रैक्टिकली. लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा फंडामेंटल पढ़ रहे हैं बेसिक लेवल पे. सो VLOOKUP को अप्लाई करते हैं. सबसे पहले हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जी किस सिनेरियो पे VLOOKUP इस्तेमाल करना है या HLOOKUP इस्तेमाल करना है. तो देखें, ये आपके पास डेटाबेस मौजूद है. ठीक है जी, जब आपके पास डेटाबेस कॉलम वाइज होता है, जब आपके पास डेटा हर कॉलम में एक डिफरेंट नेचर ऑफ डेटा मौजूद हो, चाहे वो नंबर्स में हो या टेक्स्ट में हो, ठीक है ना, लेकिन वर्टिकली हर कॉलम में डेटा आपका मेंटेन हो रहा है, तब आप जो है वो VLOOKUP इस्तेमाल करते हैं. ठीक है जी, और अगर आपका डेटा कुछ इस तरह से मेंटेन हो रहा है यानी रॉ वाइज, तब आप HLOOKUP इस्तेमाल करते हैं. तो मेरे पास कंपनी का नाम मौजूद है और मुझे इस कंपनी नेम के अगेंस्ट फरवरी की अमाउंट चाहिए, और मैं अगर अपने डेटाबेस में लुक आफ्टर करूं तो कंपनी ब्लू की जो फरवरी की अमाउंट है दैट इज 9400. सो हाउ वी कैन एग्जीक्यूट थ्रू द VLOOKUP. तो इक्वल्स टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन. सबसे पहले वो कह रहा है लुकअप वैल्यू. ठीक है, लुकअप वैल्यू का मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो यूज़र के पास अवेलेबल है, जो आपका बेस पॉइंट है. सो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, जिसकी बेसिस पे आप डेटा में सर्च करेंगे, दैट इज ब्लू इन सेल B3, वो हमने डिफाइन किया. दूसरा फंक्शन आर्ग्यूमेंट है टेबल एरे. टेबल एरे मीन्स द ग्रुप ऑफ योर रेंज, यानी जो आपका डेटाबेस है, चाहे वो इस एग्जिस्टिंग शीट में हो या वो किसी दूसरी शीट में हो या वो किसी दूसरी वर्कबुक में भी हो सकता है. ठीक है, तो अगर डेटाबेस इसी शीट में मौजूद है, जितने कॉलम्स जितनी रॉज आपके डेटाबेस में होती है, आप उसको सेलेक्ट करते हैं. एंड द बेस्ट प्रैक्टिस इज कि मेक इट एब्सोल्यूट. सो व्हेन यू प्रेस F4, the data will be constant by a range, or it becomes freeze, or it becomes the absolute. So that if you want this output in the other cell, you can get the exact data or the result. Otherwise, might be there will be a value 0 or error or some different value which will be wrong. So the best practice is the table array must be absolute to get the right result. ठीक है जी. फिर आपके पास तीसरा फंक्शन आर्ग्यूमेंट है which is called column index number. So the column index number will always be a positive number. It cannot be a negative number, it cannot be 0, and in very less cases it might be 1, but majority of the cases it will be a positive number. ये नंबर 2, 3, 6, 10, 11 कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होता है वो अभी मैं अभी डिस्कस करता हूँ. लेकिन बहरहाल मैंने आपसे ये कहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर एक पॉजिटिव नंबर होगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता. अब ये नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सबसे पहला रीज़न ये है कि VLOOKUP स्प्रेडशीट पे लेफ्ट टू राइट की तरफ बढ़ता है.
यानी जो रिजल्ट्स आपके एक्सट्रैक्ट होते हैं वो आगे यानी लेफ्ट टू राइट वाले कॉलम्स की तरफ से फैच होते हैं। इसकी एक डिटेल एग्जांपल जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली कवर करूंगा, बट इस वीडियो में आपको ये समझने की ज़रूरत है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉलम इंडेक्स नंबर एक पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। एंड आई विल प्रूव इट इन नेक्स्ट वीडियोस के व्हाई इज इट सो। अब जो कॉलम इंडेक्स नंबर होता है वो एक पॉजिटिव नंबर तो होता है, लेकिन वो उस कॉलम का नंबर होता है जिसमें आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट मौजूद है, ठीक है। सो वी नीड एन आउटपुट विच इज द अमाउंट ऑफ द मंथ फॉर द फैब, ठीक है। और मेरे इस डेटाबेस में मैंने 3 कॉलम्स का सिलेक्शन किया है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्शन, मेरे सिलेक्शन के हिसाब से जो फरवरी का जो कॉलम नंबर बनेगा वो बनेगा 3, ठीक है जी। अगर मुझे जनवरी की अमाउंट चाहिए होती तो इन 3 कॉलम्स की सिलेक्शन के लिहाज से मेरा जनवरी कॉलम 2 होता, लेकिन क्योंकि मुझे फैब की अमाउंट निकालनी है तो मैंने यहाँ 3 लिखा, एंड दिस इज द पॉजिटिव नंबर। द लास्ट फंक्शन आर्ग्यूमेंट इज बेसिकली एन ऑप्शनल फंक्शन आर्ग्यूमेंट, ठीक है जी। यहाँ पर आपके पास चॉइस होती है कि या तो आप ट्रू इस्तेमाल करें या फॉल्स इस्तेमाल करें। ट्रू आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपको अप्रॉक्सीमेट मैच अप्लाई करना होता है, और फॉल्स आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको एग्जैक्ट मैच अप्लाई करना होता है। लेकिन जो सिचुएशन जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एडवांस तो नहीं है, बट ये बेसिक लेवल है। तो जो एक और रूल है वो ये है कि जब आपकी लुकअप वैल्यू, आप देख सकते हैं कि आपकी जो लुकअप वैल्यू है वो B3 में मौजूद है, और B3 के अंदर कंपनी का नाम लिखा हुआ है विच इज़ ब्लू। ये जो ब्लू है वो एक वर्ड है, वो एक टेक्स्ट है, और ये जो ब्लू स्पेलिंग है वो आपके डेटाबेस के कॉलम 1 के अंदर भी एग्जैक्टली सेम मौजूद है। तो जब कभी भी आपकी लुकअप वैल्यू टेक्स्ट में होगी या अल्फा न्यूमेरिक होगी तब आप वहां पर हमेशा फॉल्स का इस्तेमाल करेंगे। फॉल्स की जगह आप ज़ीरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने वीडियो पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किया था कि ट्रू और फॉल्स जो है वो बूलियन वैल्यूज़ है, और ट्रू की वैल्यू एक्सेल में 1 है और फॉल्स की वैल्यू 0 है। तो यहाँ आप 0 भी लिख सकते हैं या फिर आप फॉल्स भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट मैच है। एग्जैक्ट मैच का मतलब ये कि जो ब्लू आपकी लुकअप वैल्यू है ये मैच की जाएगी डेटाबेस के पहले कॉलम में जिस पोजीशन पे वो मौजूद है, ठीक है। और मैं ब्रैकेट यहाँ क्लोज करता हूँ। जब मैं नेक्स्ट वीडियोस को प्रिपेयर करूंगा इंशाल्लाह जो एडवांस होंगी, उसमें मैं आपको बाकायदा रीज़न भी दूंगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि एक बेसिक एग्जांपल में मैं ट्रू को भी अप्लाई करके बताऊँ कि ट्रू कब इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अभी इस सिचुएशन के अंदर हमें फॉल्स इस्तेमाल करना है, जिसका रीज़न मैंने आपको ये दिया कि आपकी लुकअप वैल्यू जब टेक्स्ट हो या अल्फा न्यूमेरिक हो तब आप फॉल्स इस्तेमाल करेंगे। जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखते हैं कि आपके पास एक आउटपुट आता है दैट इज़ 9400, और ये 9400 बेसिकली ये ब्लू कंपनी की फरवरी की अमाउंट है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो लास्ट फंक्शन आर्ग्यूमेंट था ये बेसिकली ऑप्शनल था। ऑप्शनल का मतलब ये कि यूज़र इसको स्किप कर सकता है, छोड़ सकता है। तो जब आप यहाँ पर ट्रू भी नहीं लिखते, फॉल्स भी नहीं लिखते, और आप एंटर प्रेस कर देते हैं तो बैक एंड पे एक्सेल ट्रू अप्लाई करता है, यानी अप्रोक्सीमेट मैच अप्लाई करता है, ठीक है जी। अब एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम ट्रू को इस्तेमाल करेंगे, और वो एग्जांपल कुछ इस तरह से। मेरे पास एक सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है, और मुझे उस सेल्स के अमाउंट के अगेंस्ट एक कमीशन परसेंटेज, कमीशन रेट का जो परसेंट है वो निकालना है। सो स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू जो अमाउंट है, टेबल एरे जो मेरा डेटाबेस है उसको मैं एब्सोल्यूट करूंगा बाय प्रेसिंग F4। कमीशन रेट मेरे इस डेटा के हिसाब से कॉलम नंबर 3 है, मैंने यहाँ 3 लिख दिया। और फॉर एग्जांपल जब मैं फॉल्स इस्तेमाल करता हूँ, फॉल्स हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम एग्जैक्ट मैच की बात करते हैं। तो एक बात ज़रा सोचिएगा, और आप इस वीडियो में नोट करेंगे कि हम सर्च कर रहे हैं 1,20,000 रुपये। क्या ये 1,20,000 रुपये इस पहले कॉलम के अंदर मौजूद है? आपका जवाब होगा नहीं है, क्योंकि ये 1,20,000 रुपये डेटाबेस के पहले कॉलम में नहीं है। अगर 1,20,000 रुपये डेटाबेस के पहले कॉलम में होता तो ये हमारा एग्जैक्ट मैच बनता, तब हम फॉल्स यूज़ करते। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर ये एग्जैक्टली कहीं मौजूद ही नहीं है। अगर हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें एक एरर रिटर्न करेगा विच विल बी #n/err। इसका मतलब नॉट अवेलेबल, ठीक है जी।
तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल नंबर है, मेरी जो लुकअप वैल्यू है ये एक फाइनेंशियल नंबर है और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये एग्जैक्टली मेरे डेटाबेस के पहला कॉलम में मौजूद नहीं होगी, तो यहाँ पर मैं अप्रॉक्सीमेट मैच यूज़ करूँगा, यानी मैं ट्रू इस्तेमाल करूँगा। आप ट्रू की जगह 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मुझे 2% रिटर्न होगी वैल्यू। इसका मतलब वी लुकअप ने वर्टिकली एक अजम्पशन क्रिएट की कि वो कहाँ तक जा सकता है, किस पॉइंट तक जा सकता है, नियरेस्ट मैच, अप्रोक्सीमेट मैच, ठीक है। और फिर उस पॉइंट से उसने मुझे थर्ड कॉलम से 2% एक्सट्रैक्ट करके दी। सही है जी। तो जब हमारे पास एक लुकअप वैल्यू एक फाइनेंशियल नंबर हो और हमें ये पता हो कि जी वो पहले कॉलम में एग्जैक्टली नहीं होगी, तब हम वहाँ पे ट्रू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप डिस्कस करना चाहता हूँ, जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स मिस आउट कर जाते हैं इसको, या आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में भी वो मेंशन नहीं है। वो ये है कि जब आपकी लुकअप वैल्यू एक फाइनेंशियल नंबर हो और आप ट्रू का इस्तेमाल करें फॉर द अप्रॉक्सीमेट मैच, तब आपका जो डेटाबेस है उसका जो पहला कॉलम है वो सॉर्ट होना चाहिए, और वो सॉर्टिंग होनी चाहिए असेंडिंग टू डिसेंडिंग में, यानी वो सॉर्टिंग होगी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में। तो अगर आप एक चीज़ नोट करें कि मेरी लुकअप वैल्यू एक नंबर है, फाइनेंशियल नंबर है, मैं अप्रॉक्सीमेट मैच का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरे डेटाबेस का जो पहला कॉलम है वो भी सॉर्ट हुआ हुआ है असेंडिंग टू डिसेंडिंग। ये क्यों करना चाहिए? ये इसलिए किया जाता है ताकि आपका जो अप्रॉक्सीमेट मैच है जो ट्रू इस्तेमाल करेगा वो सही से वैल्यू रिटर्न करे। अगर ये अप्रॉक्सीमेट मैच हम इस्तेमाल करें और हमारे डेटाबेस का पहला कॉलम सॉर्ट नहीं होगा, तो हमें वैल्यू तो रिटर्न कर देगा वीलुकअप, लेकिन वो गलत वैल्यू रिटर्न करेगा। सो व्हेन यू यूज ट्रू in the VLOOKUP, you must careful that you need to sort the first column of your data into ascending to descending to get the right results, to get the right approximate match according to the condition. ठीक है जी। इसको टेस्टिफाई करने के लिए आप एक काम ये करेंगे कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप एक काम ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस डेटा की सॉर्टिंग को डिस्टर्ब कर दूं, फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए को मैं यहाँ लिख दूं, 50,000 को मैं यहाँ लिख दूं, 25,000 को मैं यहाँ लिख दूं, ठीक है। तो मैं मिसमैच कर दूं अगर इसको, तो स्टिल मुझे एक कमीशन रेट रिटर्न होगा, लेकिन वो गलत रिटर्न होगा। इसीलिए फाइनेंशियल नंबर्स पे ट्रू को इस्तेमाल करने के बाद आप कंप्लीट डेटाबेस को सेलेक्ट करते हैं और उसमें कॉलम 1 को सॉर्ट करते हैं। और सॉर्टिंग के लिए आपको जाना पड़ता है होम टैब में, सॉर्ट एंड फिल्टर, कस्टम सॉर्ट, और वहाँ पर आप कॉलम सेलेक्ट करते हैं जो पहला कॉलम है और उसको आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में सॉर्ट करते हैं ताकि वो ठीक से सॉर्ट हो जाए और बाकी भी रेलिवेंट फील्ड्स उसके सामने अपेयर हो जाए। ठीक है। सो आई होप ये आपको एक फंडामेंटल इस टॉपिक का क्लियर हो गया होगा। मजीद अभी बहुत सारे रूल्स मौजूद हैं रिगार्डिंग द वी लुकअप and few more functions which are added in the chapter number 6. So in the part 4 of the video series I will be discussing some of the intermediate to advanced examples to make sure that you understand this topic easily and attempt your MCQs at your best level. So I hope you like this video, and inshallah we'll be coming up for the more videos. Thank you so much.